मैं सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय सहायकाचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर प्रथम में सहकारी विपणन का प्रबंध एवं संगठन, उसका ढांचा तथा सहकारी विपणन को साख से जोड़ना, इसमें क्या कठिनाइयाँ आ रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, सहकारी विपणन का संगठन और ढांचा। नेक्स्ट, भारत में सहकारी विपणन समितियों का ढांचा विभिन्न राज्यों में 2 या 3 स्तरीय टायर है। कुछ राज्यों में जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल में ढांचा द्विस्तरीय है। इसमें मंडलीय स्तर पर प्राथमिक विपणन समितियां होती है और राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन समितियां होती है। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में ढांचा त्रिस्तरीय है। इसमें प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विपणन समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय विपणन समितियां और राज्य स्तर पर शीर्ष समितियां। भारत में विपणन समितियों के ढांचे के संबंध में विवाद ही रहा है। दांतावाला समिति ने द्विस्तरीय ढांचे का समर्थन किया है। भारत में सहकारी विपणन समितियों का ढांचा 4 स्तर का हो गया है। सन 1958 में सहकारी विपणन क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की स्थापना की जा चुकी है। देश में सहकारी विपणन के ढांचे को इस प्रकार देख सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ राष्ट्रीय स्तर पर है। राज्य सहकारी विपणन समितियां राज्य स्तर पर, और इसके बाद केंद्रीय सहकारी विपणन समितियां जिला और क्षेत्रीय स्तर पर भी है, और प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां मंडी और बाजार स्तर पर उपलब्ध है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ये देश की सर्वोच्च संस्था है जो विभिन्न शीर्ष समितियों के संघ के रूप में कार्य करती है। इसकी 25 शाखाएं भी है। यह संघ सभी राज्य समितियों का मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में है। यह निर्यात व्यापार में भी योगदान देती है। सभी राज्यों की शीर्ष विपणन समितियां इसकी सदस्य होती है। राज्य सहकारी विपणन समितियां भारत में लगभग सभी राज्यों में शीर्ष विपणन समितियां, जिन्हें शीर्ष विपणन संघ भी कहते हैं, कार्यरत है। ये संघ राज्य स्तर पर सहकारी विपणन व्यवस्था का समन्वय संचालन करते हैं। यह केंद्रीय प्राथमिक विपणन समितियों के संघ के रूप में भी कार्य करते हैं। यह संघ अपने सदस्य विपणन समितियों को कृषि उपज के विपणन और राज्य और निर्यात व्यवस्था में व्यापार में सहायता प्रदान करना है। ये कृषि आदानों जैसे बीज, खाद आदि को उपलब्ध कराने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय विपणन समितियां कुछ राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी माध्यमिक स्तर पर केंद्रीय विपणन समितियों की स्थापना भी की गई है। ये समितियां अपने क्षेत्र में प्राथमिक विपणन समितियों के संघ का कार्य करती है तथा प्राथमिक समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है। ये समितियां किसानों की उपज का विक्रय करने के साथ ही उन्हें कृषि संबंधी और उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति कराने का भी कार्य करती है। प्राथमिक विपणन समितियां मंडी, तहसील तथा बाजार स्तर पर गठित की जाती है। यह सहकारी विपणन ढांचे का आधार है। इनका कार्य क्षेत्र अपने स्तर तक ही सीमित है। प्राथमिक समितियां अपने सदस्य कृषकों की उपज के विपणन का कार्य करती है। इनका उद्देश्य दलालों और मध्यस्थों को हटाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट, सहकारी विपणन समितियों का प्रबंध किस प्रकार है। नेक्स्ट, जो कि इस प्रकार है। सहकारी विपणन समितियों का प्रबंध व्यवस्था भी अन्य सहकारी समितियों की तरह ही प्रजातांत्रिक आधार पर की जाती है। इनकी प्रबंध व्यवस्था को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए चुने हुए पदाधिकारियों के अतिरिक्त योग्य एवं प्रशिक्षण प्राप्त प्रबंधक भी नियुक्त किए जाते हैं। सहकारी विपणन समितियां सदस्य किसानों की कृषि उपज को बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का कार्य करती है, अतः उन्हें निजी व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना होता है। अतः अनेक बार पेशेवर प्रबंधकों को भी नियुक्त किया जाता है। सभी स्तरों की विपणन समितियों का प्रबंध व्यवस्था लगभग एक समान होती है। विपणन समितियों के अपने उपनियम होते हैं। इन उपनियमों में समितियों की प्रबंध व्यवस्था एवं विभिन्न स्तरों पर प्रबंध करने वाली सभाओं तथा पदाधिकारियों के अधिकार और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। ये समितियां इन उपनियमों के अनुसार ही समिति का संचालन करती है और सहकारी विपणन समितियों का प्रबंध व्यवस्था इस प्रकार है। नेक्स्ट, साधारण सभा। अन्य सहकारी समितियों के समान विपणन समिति में भी साधारण सभा सर्वोच्च प्रबंध संस्था होती है। समिति के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में एक बार अवश्य बैठक होती है। आवश्यक होने पर साधारण सभा की बैठक एक बार से अधिक भी बुलाई जा सकती है। साधारण सभा समिति के नियमों और उपनियमों में संशोधन और परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होती है।
यह समिति की आधारभूत नीतियां निर्धारित करने का कार्य भी करती है। इसी प्रकार साधारण सभा में सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रजातांत्रिक आधार पर ही लिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। श्री दुभाषी ने साधारण सभा के महत्व के संबंध में कहा है कि यदि प्रजातंत्र सहकारिता का मुख्य सिद्धांत है तो साधारण सभा के जो भी सदस्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि सभा है, समिति के कार्यकलापों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सभी राज्यों में उनके सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत वर्ष में कम से कम एक बार इसकी सभा अवश्य बुलानी चाहिए। श्री दुभाषी के कथन से स्पष्ट है कि सहकारी समिति के प्रबंध में साधारण सभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, संचालक मंडल। साधारण सभा अपने सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों को चुनकर संचालक मंडल का गठन करती है। संचालक मंडल साधारण सभा की ओर से समिति के प्रबंध संचालन का दायित्व भी उठाता है। छोटी सहकारी समिति में संचालक मंडल के स्थान पर प्रबंध समिति होती है। संचालक मंडल समिति के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करता है। इसके लिए वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों का भी चयन करता है। यह मुख्य व्यवस्थापक के कार्यों की भी जांच करता है और अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति भी प्रदान करता है। संचालक मंडल समिति की विभिन्न नीतियों जैसे क्रय नीति, विक्रय नीति आदि का भी निर्धारण करता है। यह मुख्य व्यवस्थापक द्वारा किए गए कार्यों का अनुमोदन भी करता है। कार्यकारिणी समिति। संचालन मंडल में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। संचालन मंडल के कुछ सदस्य इस समिति में सम्मिलित होते हैं। इसमें समिति का अध्यक्ष, मुख्य सचिव और मुख्य व्यवस्थापक प्रधान सदस्य होते हैं। यह समिति संस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करती है। नेक्स्ट, मुख्य व्यवस्थापक। कार्यकारिणी समिति मुख्य व्यवस्थापक का चयन करती है जो समिति के कर्मचारियों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह कर्मचारियों और कार्यकारिणी समिति के मध्य कड़ी का काम करता है। कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कर्मचारियों के सहयोग से क्रियान्वित कराने का दायित्व इसी का है। मुख्य व्यवस्थापक के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के लिए विभागीय प्रबंधक और अन्य पदाधिकारी होते हैं। हमारे देश में सहकारी समितियों के प्रबंधक और कर्मचारी सहकारी विभाग से लिए जाते हैं, जो सहकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर सहकारी समितियों में नियुक्त किया जाता है। इससे समितियों के प्रबंध में सरकारी हस्तक्षेप भी बढ़ जाता है। यद्यपि सहकारी समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए अनेक सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय और केंद्र खोले गए हैं, किंतु ये सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट, सहकारी विपणन समितियों की वित्तीय साधन क्या है। नेक्स्ट, विपणन समितियों को भी अपनी गतिविधियां संचालन करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। विपणन समितियों के वित्तीय साधनों में अंश पूंजी, सदस्यों की जमाएं, उपार्जित लाभों से निर्मित कोष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त ऋण, राज्य सरकारों से प्राप्त ऋण और अनुदान तथा नाबार्ड से प्राप्त ऋण सम्मिलित है। ये समितियां माल की जमानत और माल के अधिकार पत्रों की जमानत के आधार पर भी ऋण प्राप्त करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विपणन समितियों को विशेष ऋण देता है। इन समितियों को केंद्रीय समितियों के माध्यम से ऋण प्राप्त होता है। राज्य सरकारें खाद्यान्न खरीदने के लिए उन्हें विशेष ऋण उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा राज्य वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम भी राज्य सरकार की गारंटी पर इन्हें ऋण देती है। नेक्स्ट, साख को विपणन से जोड़ना। नेक्स्ट, विगत कई वर्षों से यह भावना प्रबल होती जा रही है कि सहकारी आंदोलन की सफलता के लिए सहकारी साख और सहकारी विपणन को संबंध करना आवश्यक है। सहकारी साख का दोष यह है कि ऋणों की समय पर वसूली नहीं हो पाती, क्योंकि कृषक अपनी उपज अन्य माध्यमों से बेच देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विपणन समितियों को भी पर्याप्त व्यवसाय नहीं मिल पाता। साख को विपणन से जोड़ने का तात्पर्य यह है कि कृषक या किसान साख समिति से ऋण लेने के साथ ये वादा करेगा कि वह अपनी उपज विपणन समिति के माध्यम से ही बेचेगा। विपणन समिति कृषि की उपज बेचकर उनमें से साख समिति का ऋण वसूल कर शेष राशि किसान को दे देगी। इससे साख समितियों के ऋणों की वसूली हो जाएगी, विपणन समिति को व्यवसाय मिलेगा तथा कृषक को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाएगा। नेक्स्ट, साख को विपणन से जोड़ने में भी कई कठिनाइयां आई है, फिर भी प्रयास किए गए, इसमें व्यापक सफलता भी मिली है। फिर भी साख समितियों को अपने ऋण वसूल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऋण लेते समय सदस्य विपणन समिति के माध्यम से उपज बेचने का समझौता कर लेते हैं, लेकिन उपज बेचते समय इनका पालन नहीं करते हैं। अतः इस समझौते को लागू न कर पाने में निम्नलिखित कारण है।
जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, साख समितियों द्वारा अपेक्षा नहीं उपेक्षा। ऋण प्रदान करने वाली कृषि साख समितियां ऋण की वसूली नगद रूप में चाहती है। ये किसानों से उपज के रूप में ऋण लेने के लिए तैयार नहीं होती। यदि कृषक ऋण नहीं चुका पाता है तो वह ऋण अगले वर्ष के लिए पलट दिया जाता है, जिससे ऋणों की वसूली में विलम्ब हो जाता है। उपज को संग्रह करने की प्रभावी व्यवस्था का अभाव भी होता है। कृषि साख समितियों के पास गाँव में उपज संग्रह करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उनके पास उपज संग्रह करने के लिए न तो पर्याप्त कर्मचारी है, न ही उनके पास भंडारण की उचित व्यवस्था भी है। साथ ही उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन की साधनों की व्यवस्था भी उनके पास नहीं होने के कारण ये भी एक प्रमुख कारण है। संचालकों का अनावश्यक हस्तक्षेप भी रहता है। प्राथमिक विपणन समिति के प्रबंधक स्थानीय प्रभाव के फलस्वरूप संचालक मंडल में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें व्यावसायिक अनुभव नहीं होता। ऐसे संचालकों के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण समिति के सचिव मैनेजर अपना कार्य सहज रूप में नहीं कर पाते। नेक्स्ट, ऋण देने की नीति में परिवर्तन न करना। प्राथमिक साख समितियां विपणन समितियों से संबंध होने के बाद भी अपनी ऋण नीति में परिवर्तन नहीं करती। वे ऐसे सदस्यों को ऋण देती है जो अपनी उपज विपणन समितियों के माध्यम से नहीं बेचते। वास्तव में ऐसे सदस्यों को ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। इसका प्रभाव यह होता है कि सदस्य विपणन समितियों के माध्यम से उपज देने की रुचि नहीं लेते। उत्पादक ऋण की अपर्याप्तता। प्राथमिक साख समिति द्वारा उत्पादक कार्यों के लिए पर्याप्त ऋण नहीं दिया जाता है। साथ ही ऐसा ऋण उचित समय पर मिलना भी आवश्यक है, लेकिन ऋण की अपर्याप्तता उचित समय पर न मिलने के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे बिक्री योग्य उपज की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा भी अपेक्षा। केंद्रीय सहकारी बैंक भी इस व्यवस्था में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं। वे प्रचलित व्यवस्था में तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने में इच्छुक नहीं होते जब तक ऋणों की वसूली समय पर हो रही हो। इस प्रकार केंद्रीय बैंकों के अपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण भी ये योजना सफल नहीं हो पाई। विश्वास की भी कमी रहती है। समितियों के सदस्यों का विपणन समिति में विश्वास भी नहीं होता। वे विपणन समितियों को उनकी उचित सेवा कर की दृष्टि से अकुशल समझते हैं। जन विश्वास के अभाव में उन्हें पर्याप्त व्यवसाय भी नहीं मिल पाता। कमीशन पर क्रय विक्रय। प्राथमिक विपणन समितियां कृषि उपज के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव से होने वाली हानि से बचने के लिए उपज का प्रत्यक्ष क्रय करने के बजाय कमीशन पर क्रय विक्रय करती है। फलस्वरूप सदस्यों को सहकारी विपणन का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, इन घटनाओं को दूर करने के लिए दांतावाला समिति ने संपूर्ण साख ढांचे को पुनर्गठित करने का भी सुझाव दिया। समिति के अनुसार साख को विपणन से जोड़ने की योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि किसानों को उत्पादन उपभोग के कार्यों के लिए उचित समय पर पर्याप्त साख प्रदान की जाए। साथ ही उनसे यह अनुबंध भी किया जाए कि वे अपनी उपज सहकारी समिति के माध्यम से ही बेचेंगे। कुछ सदस्य ऐसे अनुबंध का पालन नहीं करते हैं, अतः अनुबंध का पालन करवाने के लिए सहकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सदस्य अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य हो। सदस्यों को भी समझौते का पालन करना चाहिए, इसी में उनका ही हित है। नेक्स्ट, थैंक यू।